हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 10 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है। आज है पॉलिटी चैप्टर 2 फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म होता क्या है? ये ना ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर शेयर होता है किसके बीच? स्टेट के बीच, सेंटर के बीच और लोकल गवर्नमेंट के बीच। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें पावर शेयरिंग के मेथड को बताया जाता है कि स्टेट पे कितना, स्टेट को कितना फायदा होगा, स्टेट का कितना अधिकार है, फिर सेंट्रल का कितना अधिकार है और लोकल गवर्नमेंट का कितना अधिकार है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर को दर्शाता है। Feature of federalism: there are 2 or more level of government. Each level of government has its own jurisdictions. Area of control: the jurisdiction of the representative level of government are specified in the constitution. तो इसमें बताया जा रहा है कि ना जो इसका फेडरलिज्म का जो फीचर्स है, इसमें क्या क्या फीचर्स, मतलब इसके क्या क्या गुण है। ठीक है, तो उसमें बताया जा रहा है कि ना इसके बहुत सारे फीचर हैं। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें ना बहुत 2 फॉर्म के अगर गवर्नमेंट होते हैं तो इसमें बताया जाता है कि किस गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन कहाँ तक है, उसके एरिया का कंट्रोल कहाँ तक है। ठीक है, और वो किस हिसाब से है उसको ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल गवर्नमेंट, और वो ना किसी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं हो सकता है, चाहे वो सेंटर हो, चाहे स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट हो। कोई भी अपनी मन मर्जी से उस चीज को चेंज नहीं कर सकता है। सबका एक दूसरे पर अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, प्रभाव बना रहता है। ठीक है, फेडरेशन सिस्टम जो होते हैं ना, इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला क्या करना? सेफगार्ड और प्रमोट करना यूनिटी को, और दूसरा एकोमोडेट करना रीजनल डाइवर्सिटी को। ठीक है, तो मतलब क्या करना? सेफगार्ड करना यूनिटी को, मतलब हमारा जो यूनिटी है उसको सेफगार्ड करना, और फिर अकोमोडेट करना रीजनल डाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करना। ठीक है, सेकंड क्या है? फिर उसके बाद सेकंड क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट होते क्या है? पहली बात तो ठीक है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट पावर आर इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इंग्लैंड, फ्रांस। तो यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होते हैं जहाँ पे ना सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो, उसका कंट्रोल हो। ठीक है, जैसे कि फ्रांस में हो, इंग्लैंड में, वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट कहाँ होते हैं? जहाँ पे 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का होता है, स्टेट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, जहाँ पे ना सबका पावर बटा रहता है। ठीक है, चाहे इंडिया में और यूएसए में देख लो तो स्टेट का भी उतना ही अधिकार है, पर इंग्लैंड सब में उतना नहीं है। इंग्लैंड में बस सेंट्रल पावर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो टाइप्स कितने होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट आते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं? बिगर यूनिट बनाते हैं। ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल। तो हर एक स्टेट को ना इक्वल पावर मिलता है और सेंट्रल और स्टेट ना इक्वली पावरफुल होते हैं। ये कहाँ कहाँ देखा जाता है? यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यूएसए में स्टेट सब मिल के ना एक कंट्री बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? स्टेट का पावर और कंट्री का पावर दोनों का ना सेम होता है। ठीक है, तो दोनों इक्वल राइट, इक्वल मतलब क्या कहते हैं, इक्वल पावर को ना ये करते हैं। ठीक है, इक्वल पावर रहता है दोनों के पास, एंजॉय करते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब देखो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है? जहाँ पे एक लार्ज कंट्री होता है उसके अंडर स्टेट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि स्टेट मिल के कंट्री बनाया, पर यहाँ पे कंट्री के अंडर स्टेट है। ठीक है, तो ये होता है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे ना स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेंट्रल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक। क्योंकि ना लोकल गवर्नमेंट, बट जो जहाँ पे स्टेट मिल के कंट्री बनाते हैं वहाँ पे स्टेट भी उतने ही हकदार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे देखा जाता है? ये सब चीज ये इंडिया में है, स्पेन में है, बेल्जियम में है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? अब क्या बनाता है इंडिया को फेडरल कंट्री, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है ऐसा चीज जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है? क्योंकि यहाँ पे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, सेंट्रल हो, स्टेट हो और लोकल गवर्नमेंट हो। ठीक है, जुरिडिक्शन जो है सबका, चाहे वो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट का हो या लोकल लेवल के गवर्नमेंट का हो, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि किसका अधिकार कहाँ तक है, किसका सीमा क्षेत्र कहाँ तक है। ठीक है, तो उसके बारे में दिया गया है। इंडिया ना होल्ड करता है फेडरलिज्म
इसलिए ना यहाँ पे सेंटर इंजॉय करता है मोर पावर देन स्टेट, ठीक है। 2/3 जो वोट्स होते हैं वो राज्यसभा लोकसभा में होते हैं और मोर देन हाफ स्टेट्स मस्ट पास द बिल टू चेंज बेसिक लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज को चेंज करना तो क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा का, और मोर देन हाफ स्टेट का ना क्या चाहिए, एसेंट चाहिए किसी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए। इन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट मेक डिसीजन। और अगर किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी अगर डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है तो उसको कौन सॉल्व करता है, सेंट्रल, तो उसको सॉल्व करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। jurisdiction specified in constitution union list में jurisdiction क्या क्या दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इंक्लूड सब्जेक्ट रिलेटेड टू नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं वो यूनियन लिस्ट में होते हैं, जहाँ पे सेंटर लॉ बना सकता है, जैसे कि डिफेंस हो, फॉरेन अफेयर हो, करेंसी हो। तो इस सब पे क्या होता है कि इस पे यूनियन ही अपना लॉ बनाएगा, ठीक है। स्टेट लिस्ट में वैसे वैसे चीज सब्जेक्ट होते हैं जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं या लोकल इम्पोर्टेंट के होते हैं, और उसपे ना स्टेट गवर्नमेंट ही मतलब लॉ बना सकता है। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं ट्रेड, पुलिस, एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर कंकरेंट लिस्ट ऐसा होता है जिसमें ना कॉमन इंटरेस्ट होता है बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें लॉ बनाया जाता है, बोथ मेक्स लॉ, इसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। पर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें ना जो सेंटर का लॉ होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन हो, मैरिज हो, एडॉप्शन हो, ठीक है। फिर उसके बाद है रेसिडवरी लिस्ट लास्ट में। इट इंक्लूड सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑल द 3 लिस्ट। और इसमें ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं थे, उनको रेसिडवरी लिस्ट में रखा जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें लॉ बनाते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुआ, ये सब चीज पे, ठीक है। आप देखो चैलेंज भी है कुछ फेडरलिज्म का, इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसका कुछ कुछ चैलेंजेस भी है। क्या क्या है चैलेंजेस, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो चैलेंजेस है, चैलेंज में दिया हुआ है क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। जो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया था ना तो उसमें प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी को लेके हुआ। फिर रिस्ट्रक्चरिंग सेंटर स्टेट रिलेशन, जब रिस्ट्रक्चर हुआ सेंटर स्टेट का रिलेशन को। फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये सब प्रॉब्लम थे फेडरलिज्म की, ठीक है। क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट मेजर चैलेंज फॉर इंडिया। इंडिया का सबसे पहला मेजर चैलेंज क्या था, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना, ठीक है। 1947 में ना बहुत सारे ओल्ड स्टेट जो थे कंट्री के वो ना क्रिएट होने लगे न्यू स्टेट के तौर पे, ठीक है, न्यू स्टेट के तौर पे क्रिएट होने लगे। इट इंश्योर दैट पीपुल हु स्पोक सम लैंग्वेज लिव्ड इन सम स्टेट्स, सेम लैंग्वेज लिव्ड इन सेम स्टेट। तो इसमें ना ये चीज इंक्लूड किया गया कि अगर कोई आदमी मराठी बोलता है तो महाराष्ट्र में रहेगा, गुजराती बोलते हैं तो गुजरात में रहेगा। तो मतलब कि जो जिसका जैसा लैंग्वेज है ना उसको एक पर्टिकुलर स्टेट में डाल दिया गया, ठीक है। इनिशियली नेशनल लीडर फोर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ creation of injustice states may determine the country, but in actually more united and easy to administer the country। तो ना पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं ना वो नहीं चाहते थे इस चीज को, वो चाहते थे कि ना ऐसा ना हो, और मतलब कि ये लैंग्वेज के बेसिस पे सेपरेशन ना हो, पर ऐसा हुआ और फिर लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा स्टेट का सेपरेशन होने लगा, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया में ना कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है इंडिया में, और 22 लैंग्वेज है जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं शेड्यूल में, 8 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, और हर एक स्टेट का ना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद ना इंग्लिश क्या करता है, मीडियम है जो ना कम्युनिकेशन का है, गवर्नमेंट वर्क का है, ये मीडियम है इंग्लिश, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन, अब इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन में है कि लॉन्ग टाइम से ना वन पार्टी रूल्ड बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। बहुत समय से ना एक ही पार्टी रूल कर रहा था स्टेट और सेंटर पे, ठीक है। फिर उसको अंडरमाइन किया गया इस पावर को स्टेट व्हेन स्टेट वाज रूल्ड बाय डिफरेंट पार्टीज। जब स्टेट दूसरे पार्टी से रूल होने लगे तो फिर इसको अंडरमाइन किया गया। और फिर 1990 में नो सिंगल पार्टी हैड मेजोरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट सेंटर, और ऐसा कोई सिंगल पार्टी नहीं था जिसके पास मेजोरिटी था जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता था 1990 में। इट स्टार्टेड द एरा ऑफ कोलाइजन गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इससे क्या हुआ, कोलाइजन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हुआ कि दो
दो गवर्नमेंट मिलके ना गवर्नमेंट फॉर्म किए, ठीक है, दो पार्टी मिलके गवर्नमेंट फॉर्म किए, उसको कोलाइजन गवर्नमेंट कहते हैं। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्टेड द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इससे क्या हुआ, न्यू कल्चर आया पावर शेयरिंग का, और उससे क्या हुआ, ऑटोनॉमी मिला स्टेट गवर्नमेंट को भी। फिर उसके बाद आया सेकेंड पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन का। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जिसमें ना व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम अवे कंट्रोल एंड स्टेट गिव टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब ना पावर ले लिया जाता है सेंट्रल एंड स्टेट से, तो और लोकल गवर्नमेंट को बोलता है कि लोकल गवर्नमेंट भी अपना काम कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब सबके पास पावर जब मिलता है, किसी एक के पास पावर नहीं रहता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शन रेगुलरली, जब इलेक्शन रेगुलरली होता है तो उसको भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाता है। जब सीट रिजर्व होते हैं SC ST OBC के, 1/3 सीट रिजर्व होते हैं वुमेन के, क्रिएट करता है इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। और उसके बाद ना इलेक्शन कमीशन होते हैं जो ना वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं पंचायत और म्युनिसिपल का इलेक्शन, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर एंड रिवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना होता है, अपना पावर को शेयर करना होता है लोकल और स्टेट, और कुछ पावर और फिर रिवेन्यू को शेयर करना पड़ता है लोकल गवर्नमेंट के साथ। अब देखो इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट के टाइप के बारे में बताया जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट कितने टाइप के होते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट होते हैं जिसको हम सब पंचायती राज कहते हैं, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हम सब म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, ऑल पंचायत समिति इन वन डिस्ट्रिक्ट कम टुगेदर टू फॉर्म जिला परिषद। देखो पहला सबसे नीचे क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है जिसमें हेड होते हैं सरपंच, विलेज लेवल पे होता है। फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे आता है पंचायत समिति, फ्यू ग्राम पंचायत मिलता है और उसके बाद पंचायत समिति बनाते हैं। फिर पंचायत समिति मिलके बनाते हैं जिला परिषद, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनाते हैं। तो इसका क्या फॉर्म हो सकता है, ये देखो एक साइड से, तो ये हो सकता है, देखो पहले ग्राम पंचायत मिला, बहुत सारा ग्राम पंचायत मिलके तब क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा पंचायत समिति, ठीक है। ये सब मिलके पंचायत समिति बनाएंगे और बहुत सारे पंचायत समिति मिलके बनाएंगे जिला परिषद, ठीक है। तो ये जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति होते हैं ब्लॉक लेवल पे, और ग्राम पंचायत होते हैं विलेज लेवल पे, ठीक है। ये हुआ स्ट्रक्चर, हुआ ये लोकल गवर्नमेंट रूरल का, ठीक है, गांव के स्तर पे ये होता है। अब देखो क्या होता है अगर अर्बन जगह पे है, शहर पे। अब अर्बन गवर्नमेंट का क्या फॉर्म हो सकता है, अर्बन गवर्नमेंट में सबसे पहले म्युनिसिपल आते हैं, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज आते हैं, इसके बाद म्युनिसिपल बन के म्युनिसिपैलिटीज बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या बनता है, नगर पंचायत बनता है। जो ये होते हैं टाउन लेवल पे, ये होते हैं टाउन और विलेज लेवल पे, टाउन प्लस विलेज लेवल पे होते हैं। ये होते हैं टाउन पे और ये होते हैं बिग सिटीज पे, ठीक है। ये है फॉर्म लोकल गवर्नमेंट, रूरल हो या अर्बन हो, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।